माइटोकॉन्ड्रिया चल रहा था अपना, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन तक हो गया, फंक्शन बच गए थे इसके। चलियो करवा दिए थे मैंने कल एक्स्ट्रा क्लास लेके। अरे नहीं करवाई। चलो हेडिंग डालियो फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दो चार छोटे मोटे पॉइंट, फिर प्लास्टिड पे आते हैं बच्चों। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। फिर दूसरा अपन एक क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो थोड़ा सा बच्चों में रिकॉल रिवाइज करवा दूं, कल जो सेल ऑर्गेनल अपन डिस्कस कर रहे थे, इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल था, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर थी, दोहरी झिल्ली थी, जिसको आपने बोला था माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में अपन बता रहे थे, साइंटिस्ट में एक तो वो बेंडा याद रख लियो, जिन्होंने वर्ड दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। डिस्कवरी के लिए आए तो फ्लेमिंग एंड अल्टमा, वो दोनों साइंटिस्ट थे जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया। फिर बच्चों अपन बता रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया में कि क्या, वैसे नेकेड आई से आप वैसे देख ही नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी नहीं दिखेगा जब तक हम उसको स्टेन ना करें। स्टेन का मतलब कलर ना दो। कलर देती, वो जो कलर देने वाला केमिकल था जेनस ग्रीन, उसे बेटा जी ग्रीन कलर का आपको दिखाई देने लग जाएगा माइक्रोस्कोप से देखोगे तब। फिर अपन ने बोला कि लेंथ विड्थ हो तो देख लियो, और आपको बताया था सिलिंड्रिकल शेप थी या सोसेज शेप होता है, मीट की प्रोडक्ट होता है, क्रीम रोल जैसा मान सकते हो आप बच्चों। उसके बाद अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया की जब स्ट्रक्चर पर आए थे तो बच्चों बताया था कि आउटर कवरिंग और इनर डबल मेम्ब्रेन था। अब जो आउटर थी उसमें एक प्रोटीन लिखाए थे आपको पोरीन, आज फिर आएंगे क्लोरोप्लास्ट में। पोरीन की वजह से बेटा जी जो परमिबिलिटी है वो आउटर मेम्ब्रेन की ज़्यादा, इनर मेम्ब्रेन पर ऐसे पोरीन नहीं थे। एंजाइम हर जगह प्रेजेंट होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन हो, इनर हो, मैट्रिक्स हो, बीच में जहाँ भी मिले वहाँ एंजाइम प्रेजेंट होंगे। देन अपन ने डिस्कस किया इनर मेम्ब्रेन, वो डिफरेंस तो ही गया था। आउटर इनर के बीच का स्पेस था पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जिसको आपने एक्वस वर्ड यूज किया था बच्चों। एक्वस हमने इसलिए बोला क्योंकि उसमें पानी हो, पानी से अपन ने क्या बोल दिया था, एक्वस। देन जो इनर था, इनर में ऐसे वो फिंगर लाइक इनफोल्ड थे, क्रिस्टी, इनको क्रिस्टी बोला था, जो सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। और क्रिस्टी और पूरे इनर मेम्ब्रेन पर बेटा जी पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर क्या थे, ऑक्सीसोम, जिनको हमने F0 F1 पार्टिकल का था। F0 इसका बेस पार्ट था और सिर वाला क्या था, F1, जिसका मेन रोल था क्या बनाना, ATP। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। और ATP बनने की प्रोसेस क्या थी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव क्यों बेटा जी, ऑक्सीजन, और फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट जुड़ेगा तब जाके क्या बनेगी, ATP, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। उसके अलावा अपन ने क्रिस्टी आ गया। देन मैट्रिक्स में आपको कुछ DNA की बात की थी, डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, नेकेड होता है, GC रिच होता है, ये वो समझ गए थे आप। ग्वानिन, और जब DNA बनता है तो बच्चों एक नाइट्रोजिनस बेस आते हैं जो प्यूरिन और पायरिमिडिन दो होते हैं। प्यूरिन आपके पास दो थे, एडिनिन और ग्वानिन। एडिनिन हमेशा जुड़ता है थाइमिन से और ग्वानिन साइटोसिन से, इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ थे डबल। तो प्रोकैरियोट का जो DNA है उसमें GC की अमाउंट ज्यादा होगी, और अपना जो DNA बेटा जी उसमें AT की अमाउंट ज्यादा। ये हो गए, यहीं बैठ जाए बेटा, यहीं बिठा लो पीछे। तो वो आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट अपन ने स्ट्रक्चर और सारी बात कर ली थी। एक आपको सेमी ऑटोनोमस का मतलब बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का DNA होता है, और DNA से क्या बनता है, RNA बना देगा, प्रोटीन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी होती है, वो अपना प्रोटीन खुद बना सकता है। तो जो खुद बना सके उसको आप क्या बोलोगे, ऑटोनोमस, स्वायत्त, खुद बना रहा है। लेकिन समस्या ये थी कि जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना प्रोटीन नहीं बना पाता। तो बेटा जी रिमेनिंग प्रोटीन के लिए किस पर डिपेंड रहेगा, न्यूक्लियर के DNA पर। सबसे ज्यादा DNA कहाँ, न्यूक्लियस। तो रिमेनिंग प्रोटीन के लिए न्यूक्लियस पर डिपेंड रहा, देन इट्स कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। तो ऑटोनोमस में भी कैसा, सेमी ऑटोनोमस। क्लियर था। चलो नेक्स्ट बच्चा जी लिख लो, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अपन फंक्शन की बात करें तो पहला वही मेन फंक्शन, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्या प्रोडक्शन, बस साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन का स्थल। माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा बेटा जी वो
प्रोवाइड करवाएगा वायवीय श्वसन का स्थल, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पायरेशन होगा। दो टाइप के होते हैं, एरोबिक एंड अनएरोबिक। एरोबिक नाम से समझ जाओ, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा रेस्पायरेशन बच्चों जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो। और ये जो एरोबिक रेस्पायरेशन है वो फाइनली कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों जब उस बोटनी में प्लांट फिजियो में आएगा वहाँ डिटेल में पढ़ोगे आप। एरोबिक रेस्पायरेशन में वो साइकिल आती है एक, तो दैट्स कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है, क्रेब्स चक्र। ये इट्स पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन। इसी एरोबिक रेस्पायरेशन से बेटा जी अंतिम उत्पाद जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? एटीपी। तो एटीपी इसी स्टेप से बनता है। तो सेकंड इसका फंक्शन अपन ये लिख लेंगे। तो सेल में अपन ने कल रिएक्शन बताई थी ना बच्चों, C6H12O6 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वो एरोबिक ही था और वो फाइनली कहाँ चल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया। बता दिया था ऑक्सीसोम क्या बना रहा था? एटीपी। तो वायवीय श्वसन का जो स्थल है जहां वो कंप्लीट होगा वो अपना माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट बेटा जी दूसरा, वही प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी का उत्पादन, एटीपी को बेटा जी बोला जाता है एनर्जी कॉइन, ऊर्जा के सिक्के। तो जो ऊर्जा के सिक्के हैं, जो एटीपी है, वो अपनी कहाँ बनेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगी। तो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मेन रोल यही है इसका। इसीलिए आपने इसको बोला था पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल बैटरी भी कहा था। मोस्ट एक्टिव सेल ऑर्गेनल कौन सा था? माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चों एनर्जी कॉइन है, ऊर्जा के सिक्के आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे? एटीपी। इसको एनर्जी करेंसी भी बोल देते हैं, एक नाम और भी याद रख सकते हो आप, एनर्जी करेंसी। करेंसी मुद्रा, वो भी कौन है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी एनर्जी देगा कैसे? तो अपन ने कहा था इसके फॉस्फेट बॉन्ड टूटेंगे, जब फॉस्फेट बॉन्ड टूटेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तीसरा बेटा जी फंक्शन लिखो, थर्ड लिखियो। अब देखो बच्चों, अपन को कई बार अपन ने एक बात की है कि अपने में जितने भी कैरेक्टर होते हैं, आप पेरेंट्स मम्मी पापा के जैसे दिखते हो। किसी की शक्ल माँ से होती मिलती है, किसी की बापूजी से मिलती है। बोलते हैं ना कई बार आस पड़ोस के बोलते हैं ये तो माँ पर गया है, कोई बोलता है तो बापू पर गयो है। कैसे माँ पे कैसे गए अपन? अपनी शक्ल माँ जैसी लगती है, कुछ ना कुछ तो मिलता ही होगा। भाई क्लास में भाई बहन बैठे हैं तो देख के बता सकते हैं कि ये सिबलिंग है, भाई बहन है, क्योंकि उनकी शक्ल 100% नहीं मिलती लेकिन कुछ मैच करती है। आप देखते ही बता दोगे ये मैच क्यों करती है, शक्लें क्यों एक जैसी होती है? क्योंकि अपने पेरेंट्स, लेकिन भाई बहन के पेरेंट्स एक ही है, तो दोनों में जो कैरेक्टर है वो पेरेंट्स से आया और लेकर कौन आया? जीन लाया, जो बना किसका है? डीएनए का। तो बार बार एक वर्ड आता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन रखता है? डीएनए। हर जो मैं कहता हूँ आपकी हाइट क्या होगी, आंखों का कलर कैसा होगा, बाल कैसे होंगे, और हर कलर आपकी बॉडी का कैसा, ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाई जीन, जो डीएनए से बनता है। अब बच्चों डीएनए, मेन डीएनए कहाँ है? आपकी सेल, ये सेल में न्यूक्लियस, अपनी बात करूं मैं यूकेरियोट, तो मोर देन 95% जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में है। तो मेन डीएनए न्यूक्लियस के पास है, सारी इंफॉर्मेशन भी लगभग उसी के पास है। बचा हुआ जो बच्चों 2-3% डीएनए है वो कहाँ है? न्यूक्लियस के बाहर। न्यूक्लियस के बाहर कौन? साइटोप्लाज्म। उसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट थोड़ी होता आप में, हरे दिखते हो गया, हाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं है, अपने में माइटोकॉन्ड्रिया है। तो रिमेनिंग जो डीएनए बेटा जी वो कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया। कल जो आपने पढ़ा था डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। तो जब डीएनए है मतलब उससे भी जीन बनेंगे। तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो किससे जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया से। डीएनए है तो कैरेक्टर होगा ही होगा। तो मेन जो कैरेक्टर है वो तो लेकर जाएगा न्यूक्लियस, कुछ कैरेक्टर ट्रांसफर करता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि उसके पास है डीएनए, और जीन बना किसका है? डीएनए का। अब इसी इनहेरिटेंस को बच्चों, देखो मैं 2 वर्ड बता रहा हूं 11th वाले बच्चों के लिए, 2 नए वर्ड है, पहले इसको समझना। एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, इनहेरिटेंस। पुरानी ये तो समझते हैं, बूढ़ी जो बैठे हैं उनको तो पता होगा।
बूढ़िया बोले तो जो 11th से 12th में आ गए वो क्या हो चुके हैं, वो बूढ़िए हो चुके हैं। टारगेट वाले क्या हो चुके हैं, बूढ़िया। डू यू नो अबाउट बूढ़ियाज, बूढ़िया समझते हो? हाँ, तो बूढ़िया हो गए। 11th वाले नहीं, उनको पता। वंशागति बेटा जी एक वर्ड लिखा मैंने, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कैरेक्टर का पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर होना, लक्षणों का जनकों से संतानों में स्थानांतरण। मतलब कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम, कोई भी कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। प्रोजेनी बोलते हैं संतानों को, संततियों को। तो एक वर्ड आता है बच्चों इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब कोई भी कैरेक्टर जो पेरेंट्स से किस में जाएगा, बच्चों में, माता पिता से बच्चों में आ रहा है, तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे, इनहेरिटेंस। अब मेन जो कैरेक्टर है वो कौन से डीएनए से आ रहे हैं, न्यूक्लियर। तो उस इनहेरिटेंस को सुनना, समझने वाली दो वर्ड है। मेन कैरेक्टर आपके न्यूक्लियस से आते हैं, क्योंकि मेनली डीएनए होता ही कहाँ है, न्यूक्लियस में। दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। मतलब ऐसी इनहेरिटेंस जो कैरेक्टर कहाँ से लाएगी, न्यूक्लियस से। और ये जो है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया किसमें प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। तो इसके लिए क्या वर्ड आ जाएगा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब जो कैरेक्टर कहां से आए, साइटोप्लाज्म के डीएनए से। और साइटोप्लाज्म में डीएनए कहां होता है, ये अपने को पता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए भी कुछ कैरेक्टर को अगली जनरेशन में क्या करेगा, ट्रांसफर। तो नोटबुक के ऊपर एक वर्ड फंसा दियो बच्चों, इनहेरिटेंस का मीनिंग लिख लेना आप, नोटबुक के ऊपर स्पेस है ना, वहां फंसा देना। इनहेरिटेंस का मीन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। हिंदी वाले लाडे सर लिख लेंगे, जनकों से लक्षणों का संततियों में स्थानांतरण। जनकों से लक्षणों का संततियों में स्थानांतरण। इंग्लिश में आ जाएगा ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। प्रोजेनी का मीन बेटा जी संततियां। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। अब इनहेरिटेंस कितने टाइप की 12th में पढ़ोगे आप जेनेटिक्स में बच्चों। एक आती है न्यूक्लियर इनहेरिटेंस और दूसरी साइटोप्लाज्मिक। न्यूक्लियर में कैरेक्टर कहां से गए, न्यूक्लियर डीएनए से। और साइटोप्लाज्मिक में कहां से गए, साइटोप्लाज्मिक डीएनए से, जो किसके पास है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक फंक्शन हो गया। कौन सी इनहेरिटेंस को मेंटेन करेगा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक फंक्शन आप इधर लिख लेना, प्रोवाइड और रेगुलेट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। कोशिका द्रव्य वंशागति का नियमन, रेगुलेट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। कोशिका द्रव्य वंशागति का नियमन। तो ऐसी इनहेरिटेंस बच्चों जो साइटोप्लाज्म के डीएनए से ट्रांसफर होगी। और साइटोप्लाज्म में अगर यूकेरियोट की सेल है तो डीएनए 100% कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और 95 से ज्यादा डीएनए आपका न्यूक्लियस में होता है। तो न्यूक्लियस से कैरेक्टर आएंगे वो न्यूक्लियर। अगर कोई कैरेक्टर साइटोप्लाज्म से आ रहा है वो साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में कहां से आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया से। समझ गए। तो सारी इंफॉर्मेशन कौन रखेगा, डीएनए रखेगा। उसी से आपके कौन बने, जीन। और जीन को ही बच्चों बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति की इकाई। वो आगे की बात। तो 3 मेजर फंक्शन हमने बता दिए माइटोकॉन्ड्रिया के। पहला एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। और कौन सी इनहेरिटेंस को कंट्रोल करेगा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। चलो बच्चों, फंक्शन के बाद लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में लिख लो, फिर अगले ऑर्गेनल्स पे आते हैं अपन। बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बायोजेनेसिस कैसे बनता है माइटोकॉन्ड्रिया का जैव संश्लेषण, बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब सेल में आपके माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर किस पर डिपेंड करेगी बच्चों, एक्टिविटी। अगर कोई सेल ज्यादा एक्टिव है तो माइटोकॉन्ड्रिया। मान लो किसी सेल में 2 माइटोकॉन्ड्रिया है, अब सेल की एक्टिविटी बढ़ गई तो वो सेल माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी
बढ़ाएगी। कैसे बढ़ाएगी? तो माइटोकॉन्ड्रिया का बनना, नंबर में इंक्रीज होना, इट्स कॉल्ड बायोजेनेसिस। और बायोजेनेसिस में बेटा जी लिख लो बाइनरी फिशन। कल बताया था माइटोकॉन्ड्रिया अपनी नंबर कैसे बढ़ाता है? बाइनरी फिशन, द्विविभाजन द्वारा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो निर्माण है, संश्लेषण है बेटा जी, वो बाइनरी फिशन से होगा। उसमें बताया था मैंने, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अब बाइनरी फिशन करेगा तो एक से कितने, बाई का मतलब बेटा जी 2, ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गए। दैट्स प्रोसेस कॉल्ड बायोजेनेसिस। तो प्रेजेंट टाइम में सेल के अंदर नए माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनते हैं, वो मेथड कहलाएगी बाइनरी फिशन। ऐसे नंबर अपनी इंक्रीज करते रहेंगे, ये बायोजेनेसिस होता है। एक तरह से सेल के अंदर नए माइटोकॉन्ड्रिया का बनना। एक वर्ड बच्चों बायोजेनेसिस के बाद एक लिखियो ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मेन ऑर्गेनल्स है इसलिए इनका ओरिजिन भी बच्चों पूछ लेते हैं। ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहले मैं इन दोनों वर्ड में डिफरेंस थोड़ा सा समझ लो बच्चों। ऊपर अपन ने लिखा है बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब अपनी आज जो सेल है बच्चों, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बढ़ेंगे। अभी सेल में मान लो माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ाने हैं तो प्रोसेस कौन सी होगी? फटाफट डिवाइड होगा, 1 से 2, फिर 2 से आगे और डिवाइड होते रहेंगे। अब ओरिजिन का मतलब बिल्कुल स्टार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया कैसे आया था, शुरुआत में एकदम इवोल्यूशन जब हुआ था, जब सेल बनी थी आज से करोड़ों अरबों साल पहले, उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कैसे हुआ था। ओरिजिन का मतलब उसकी स्टार्टिंग में उत्पत्ति, सबसे पहले कैसे बना, ओरिजिन है। आज कैसे बन रहा है वो, बायोजेनेसिस है। तो आज सेल में कैसे बन रहा है, बाइनरी फिशन। लेकिन सबसे पहले कैसे आया था वो माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन। तो सबसे पहले कैसे आया था बच्चों, देखो उसको अपन ने कल थोड़ा सा बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक वर्ड आया था सेल विद इन सेल, कोशिका के भीतर। कौन सी सेल जैसा मिल रहा था, प्रोकैरियोट। तो बच्चों एक थ्योरी सिद्धांत दिया, पहले मैं सुना दूं उसको। ओरिजिन जो होता है वो एंडोसिम्बाइटिक थ्योरी। माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति के लिए बेटा जी एक सिद्धांत दिया, एंडोसिम्बाइटिक थ्योरी। एंडो है, अंतः सहजीवन सिद्धांत, अंतः सहजीवी सिद्धांत। बिल्कुल सिंपल सा एक मान्य सिद्धांत है। तो ओरिजिन का मतलब सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना, सबसे पहले। और बायोजेनेसिस का मतलब आज कैसे बन रहा है, आज तो बाइनरी फिशन से बन रहा है। और सबसे पहले बच्चों एंडोसिम्बाइटिक थ्योरी, अंतः सहजीवन सिद्धांत क्या है, पहले उसको सुनो। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया कैसे आया, तो बच्चों देखो इवोल्यूशन जो वर्ड है ना, उद्विकास, समझते हो इवोल्यूशन का मतलब? इवोल्यूशन का मतलब होता है अपने में रेगुलर क्या थे। अरे आज से हजारों साल पहले आप ऐसे नहीं थे, अपन ऐसे नहीं थे, अपन जैसे अपना ओरिजिन बच्चों इवोल्यूशन आपको ये कहता है कि रेगुलर अपने में क्या हो रहे हैं, चेंजेस। और इनिशियली जब कोई चीज आई थी वो पहले आज की तुलना में क्या थी, कम डेवलप थी, और धीरे धीरे उसमें क्या आता गया, एडवांसमेंट आता गया। तो ये जो एंडोसिम्बाइटिक थ्योरी है ये बेटा जी ऐसी ही समझाती है। देखना कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना है, पहले सुन लियो इसको। कि जैसे मान लो ये यूकैरियोट सेल है, कौन सी सेल, यूकैरियोटिक सेल, इसी में तो माइटोकॉन्ड्रिया आया। इस यूकैरियोटिक सेल ने बच्चों ऐसा बताते हैं ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल थी। ये कौन सी सेल, कोई प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल थी। प्रोकैरियोट में मान लो किसी बैक्टीरिया की सेल थी। तो बिल्कुल आज से हजारों करोड़ों अरबों साल पहले ये बता रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना। तो यूकैरियोट सेल ने बच्चों इस प्रोकैरियोटिक सेल को एंगल्फ कर लिया। एंगल्फ का मतलब खा लिया। इस प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया को अंदर ले लिया, खा लिया। कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल के अंदर आता है तो आप क्या बोलते हो, एंडो की एक्सो, एंडो। तो इस प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल ने अपने अंदर ले लिया, तो प्रोसेस क्या कहलाई, एंडोसाइटोसिस। ये तो बोलेंगे अंतः कोशिका लैंड, अंदर आना। अब सेल कैसी थी बच्चों, प्रोकैरियोट थी, ये प्रोकैरियोटिक सेल आ गई। अब प्रोकैरियोटिक सेल के क्या क्या कैरेक्टर थे, डीएनए कैसा होता है,
डबल स्टैंडर्ड, राइबोसोम 70s, बस। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के अंदर आई और यही प्रोकैरियोटिक सेल फाइनली किस में कन्वर्ट हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस प्रोकैरियोटिक सेल से ही आगे क्या बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में वही 70s राइबोसोम होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और साथ में वो कैसा होगा, सर्कुलर। वो सारे कैरेक्टर किसके हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के। तो इसको क्या नाम दिया, अंदर ग्रहण हुआ तो एंडो। सिम्बायोटिक का मतलब बच्चों दोनों को बेनिफिट होता है। देखो इस यूकैरियोटिक सेल से प्रोकैरियोटिक सेल को न्यूट्रिशन मिलता गया और बदले में ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये उसको क्या देता गया, एटीपी। तो दोनों को एक दूसरे से क्या मिला, बेनिफिट। इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस, जिससे दोनों को एक दूसरे से क्या हो, फायदा। तो अंदर लेना एंडो, दोनों को बेनिफिट सिम्बायोसिस। सो इट्स कॉल्ड एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। तो कहने का मतलब आज का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इनिशियली बेटा जी किसी न किसी किससे बना है, प्रोकैरियोटिक सेल से। और इन जनरल वो क्या हो सकती है, कोई बैक्टीरियल सेल। तो इसमें ये बना के वो एक लाइन लिख लो ऐसे समझने के लिए कि इनिशियली इसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसको बेटा जी बोला जाता है एंडो सिम्बायोटिक ओरिजिन। किसी प्रोकैरियोटिक सेल को उसने एंगल्फ किया, खा लिया, अंदर ले लिया, दैट्स कॉल्ड एंडो साइटोसिस। वही प्रोकैरियोटिक सेल्स धीरे धीरे मॉडिफाइड हो गई किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए हम कल बता रहे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया के खूब सारे कैरेक्टर्स मैच करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स से। और सिम्बायोटिक, सिम्बायोसिस का मतलब होता है सहजीवन, जिसमें दोनों को एक दूसरे से फायदा हो। अरे हॉस्टल में रूम में रह रहे हो, एक ही रूम में दो जने रह रहे हो, ट्विंस रूम है, एक रूममेट की फिजिक्स अच्छी है, दूसरे की केमिस्ट्री अच्छी है, तो फिजिक्स के डाउट आए तो उससे पूछ लो और केमिस्ट्री के आए तो दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है, दैट्स कॉल्ड सिम्बायोटिक। मान लो एक पढ़ने में ठीक है, दूसरा मेरी तरह से मोटी बुद्धि वाला भोंट है, तो एक तो बेटा जी दूसरे से सब कुछ पूछ लेगा, लेकिन दूसरे को पहले से कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसे प्रोसेस को सिम्बायोटिक वर्ड यूज, दोनों को बेनिफिट होता है, देन इट्स कॉल्ड सिम्बायोटिक। यहां इस प्रोकैरियोटिक सेल को बेनिफिट क्या हुआ, उसको यूकैरियोट से क्या मिलते गए, न्यूट्रिशन, खाना मिलता गया, तो ये बदले में क्या देता गया, दोनों को बेनिफिट होता गया। और यही प्रोकैरियोटिक सेल कई सालों बाद कन्वर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए आपने बोला सेल विद इन सेल। तो ये बेटा जी कहलाता है एंडो सिम्बायोटिक ओरिजिन। तो दो वर्ड में डिफरेंस ध्यान रख लेना, बायोजेनेसिस आज कैसे बन रहा है, बाइनरी फिशन। ओरिजिन सबसे पहले कैसे बना, वाया प्रोकैरियोटिक सेल, तो एंडो सिम्बायोटिक। चलें आगे, क्लियर। ये दोनों वर्ड आगे क्लोरोप्लास्ट में फिर यूज करूंगा मैं, ध्यान रख लेना, ये दोनों ही सेम आएगा, वहां भी एंडो सिम्बायोटिक। चलिए बच्चों नेक्स्ट लास्ट दो वर्ड लिख लो, एक तो कॉन्ड्रियोम, एक माइटोप्लास्ट। कॉन्ड्रियोन एक लिख लियो, माइटोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड दो लास्ट वर्ड, कॉन्ड्रियोम एंड माइटोप्लास्ट। तो कॉन्ड्रियोन तो बच्चों जो होता है, कई बार ऐसी टर्मिनोलॉजी दे देते हैं टर्म्स। कॉन्ड्रियोन का मीन हो गया बच्चों एक सेल में मिलने वाले सारे माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक सेल है यूकैरियोटिक सेल, मान लो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आपको बताए थे मैंने, वैसे तो एक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं। ये इस सेल में आपको दिख रहे हैं कितने, 4 माइटोकॉन्ड्रिया। इन चारों को कलेक्टिवली संयुक्त रूप से आप क्या बोलोगे, कॉन्ड्रियोन। कॉन्ड्रियोन का मतलब ऑल माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। एक कोशिका में उपस्थित समस्त माइटोकॉन्ड्रिया, एक कोशिका में उपस्थित समस्त माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ए सेल, उनको कलेक्टिवली आपने क्या नाम दिया, कॉन्ड्रियोन। और माइटोप्लास्ट बेटा जी ये देखो, माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन। माइटोप्लास्ट अगर वर्ड आपको दिखाई दे रहा है कहीं, उसका मतलब हो गया बाह्य झिल्ली रहित माइटोकॉन्ड्रिया। बाह्य झिल्ली
रहित माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी मेम्ब्रेन थी? डबल मेम्ब्रेन। ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें आपने आउटर मेम्ब्रेन को हटा दिया हो उसे क्या कहा जाएगा? माइटोप्लाज्म। पूछे तो ये कुछ वर्ड जो ही ऐसे लिख लियो। तो कॉन्ड्रियोन का मतलब बच्चों आप समझ जाना, एक सेल में पाए जाने वाले 4, 5, 6, 8, 10 जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है इन सबको हम कंबाइनली बेटा जी क्या बोल देंगे? कॉन्ड्रियोन। ये चारों मिलकर कॉन्ड्रियोन है। और ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया विद आउटर मेम्ब्रेन, बिना बाह्य झिल्ली का माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोप्लास्ट है। चलो, और कल जाते जाते अपन ने बोला था बच्चों कि किस सेल ऑर्गेनल में मैक्सिमम एंजाइम? वो तीनों बातें समझ जाना, 3 बताई थी आपको। मैक्सिमम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाँ आपसे पूछ ले कौन से ऑर्गेनल में प्रेजेंट होते हैं? मैक्सिमम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, मैक्सिमम ऑक्सीडेटिव एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा बेटा जी मैक्सिमम एंजाइम आ गया बस तब भी माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहली लाइन में सबसे ज्यादा हाइड्रोलाइटिक का मतलब बच्चों जल अपघटनीय एंजाइम, सर्वाधिक जल अपघटनीय एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक किसको बोला था आपने? बोलो बेटा जी बोलो। सबसे ज्यादा हाइड्रोलाइटिक का मतलब ऐसे एंजाइम जो पानी की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में क्या करेंगे? लाइटिक का मतलब तोड़ना, अपघटन का मतलब ब्रेक डाउन। और ये एंजाइम किस में प्रेजेंट होंगे? लाइसोसोम। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की बात आए फाउंड इन लाइसोसोम। कितने? 50 अलग अलग प्रकार के बताए थे। ऑक्सीडेटिव, सबसे ज्यादा ऑक्सीकारी एंजाइम, ऑक्सीजन वाले, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन, वो सारे माइटोकॉन्ड्रिया में थे। ये बेटा जी अपने को मिलेंगे इन माइटोकॉन्ड्रिया। और कॉमन क्वेश्चन आया, मैक्सिमम एंजाइम सेल में कहां मिलेंगे? तो वो आपको मिलेंगे इन माइटोकॉन्ड्रिया। 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सबसे ज्यादा कहां? तो आप बोल दोगे लाइसोसोम। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेटिव कहां? तो हमने बोल दिया माइटोकॉन्ड्रिया। और कॉमन क्वेश्चन है सबसे ज्यादा तो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम से भी ज्यादा।